हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं गरिमा सिंह और आप देख रहे हैं कृति टू क्रिएट। तो जैसे कि मैंने बोला था कि 22 से हमारा बैच जो होगा वो शुरू होगा और ये पूरा फ्री है। तो अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर करो और बताओ कि इस चैनल पे सारे कोर्स जो हैं वो क्लास 10th और जो टीचिंग की डिग्री ले रहे हैं उनके लिए माइक्रो टीचिंग, लेसन प्लान्स सब फ्री है। ओके, तो ये क्लास 10th का है। सबसे पहले हम लोग एसएसटी है तो एसएसटी का सिलेबस जानेंगे कि कितने मार्क्स का आता है और क्या क्या हमें पढ़ना होता है। इसी क्रम में वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो हिस्ट्री का होगा, जिसमें भारत और समकालीन विश्व 2 इतिहास, जो कि 20 मार्क्स का एग्ज़ाम में आपको आएगा। सेकेंड है समकालीन भारत 2 भूगोल ज्योग्राफी, जो कि 20 मार्क्स का रहेगा। थर्ड है लोकतांत्रिक राजनीति, जो कि लोकतांत्रिक राजनीति 2, जो कि नागरिक शास्त्र है, वो 15 मार्क्स का रहेगा। फोर्थ नंबर पे आ रहा है आर्थिक विकास एवं समझ, आर्थिक विकास की समझ जो इकोनॉमिक्स का है वो 15 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल 70 मार्क्स का हो रहा है और 30 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, तो पूरा 100 मार्क्स हो जाएगा। तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो ताकि नोटिफिकेशन तुम्हारे तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करना लिंक शेयर करके। तो हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री का शुरू करेंगे। जैसे कि आपको टॉपिक दिख रहा होगा स्क्रीन पे, राष्ट्रवाद का अर्थ, जो कि हिस्ट्री का पहला टॉपिक है। घटनाएं और प्रक्रियाएं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, पहले खंड का पहला टॉपिक है हमारा, पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हिस्ट्री का। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है राष्ट्रवाद का अर्थ। राष्ट्रवाद एग्जैक्टली होता क्या है? राष्ट्रवाद सामान्य पहचान की भावना और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के प्रति अपनेपन की भावना का विचार है। इसके अलावा यह एक विशेष संस्कृति से लगाव की भावना भी है। तो क्या कह रहा है? राष्ट्रवाद जो है वो सामान्य पहचान की भावना और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के प्रति अपनेपन की भावना का विचार है। जैसे आप अगर किसी दूसरे कंट्री में जाएं और वहाँ पे आपको इंडिया के लोग मिलें तो आपको आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू गाइज, ये मेरा सिस्टम जो है वो फ्लैक्चुएट कर रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करना, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। तो राष्ट्रवाद सामान्य पहचान की भावना और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के प्रति अपनेपन की भावना का विचार है। जैसे कि हम लोग दूसरी कंट्री में जाएं और वहाँ पे कोई इंडियन मिले तो आपको कैसा फील आएगा? अरे ये तो मेरे भारत का है, ऐसा फील होगा ना। अपनेपन का वहाँ पे लगाव दिखेगा, अपने राष्ट्र के लोगों के प्रति प्रेम दिखेगा, चाहे जो भी आप ना जानते हो फिर भी। इसके अलावा यह एक विशेष संस्कृति से लगाव की भावना भी है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि संस्कृति में विभिन्न प्रकार के कारण शामिल होते हैं, जैसे भाषा, भोजन, वेशभूषा, लोकगीत आदि। जैसे कि हमारा जो राष्ट्रवाद है यह संस्कृति का एक लगाव का प्रकार भी है, जिसमें हमारा संस्कृति में क्या आता है, किसी भी कंट्री की संस्कृति वहाँ की क्या होती है, रहन सहन, वेशभूषा, खाना, बोलना, वहाँ की लोकगीत क्या है, उसी से ना लोगों को पहचाना जाता है। तो वहाँ की जो राष्ट्रवाद में जो चीज़ें संस्कृति में है वो वहाँ की, मतलब कि जैसे जो जहाँ पे रह रहा है, जैसे हमारे इंडिया में, हमारा इंडिया का कल्चर क्या है कि हम कैसे पहन रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, ये हमारी पहचान है। वैसे ही दूसरे कंट्री का भी होता है। तो हमारे संस्कृति में क्या आएगा? संस्कृति में हमारे भाषा, भोजन, वेशभूषा, लोकगीत आदि आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जैसे कि हमारा टॉपिक जो शुरू होता है वो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से ही शुरू होता है। आपको आगे बहुत सारे जगह पे राष्ट्रवाद देखने को मिलेगा।
तो इसके लिए मैंने वो पेज बनाया था ताकि आपको राष्ट्रवाद समझ में आ जाए। जैसे यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय है वो कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मेरा एग्जैक्टली टॉपिक हम लोग का जो था वो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय ही था, जिसमें 3-4 टॉपिक हैं जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आधुनिक राज्य की अवधारणा और प्रथाएं यूरोप में लंबे समय से विकसित हो रही थी। वह राज्य जिसमें एक केंद्रित शक्ति स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुत्व निर्धारित करती है। प्रभुत्व का मतलब किसी कंट्री पे आपका अधिकार। लेकिन एक राष्ट्र राज्य वह होता है जिसमें उसके अधिकांश नागरिक और न केवल उसके शासक सामान्य पहचान और साझा इतिहास या वंश की भावना विकसित करते हैं। यह सामान्यता अनादिकाल से विद्यमान नहीं थी, बल्कि यह नेताओं और आम लोगों के कार्य के माध्यम से बना है। यूरोप में जो राष्ट्रवाद का जो उदय है वो उसमें बताया जा रहा है कि आधुनिक राज्य की अवधारणा और प्रथाएं यूरोप में लंबे समय से विकसित हो रही थी। जो आधुनिक राज्य की अवधारणा या प्रथा है वो लंबे समय से विकसित हो रही थी। वह राज्य जिसमें एक केंद्रीकृत सख्त स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र और प्रभुत्व नियंत्रण करती हैं, जो कि अपने राज्य को नियंत्रित करती है। लेकिन एक राष्ट्र राज्य वह होता है, एक राष्ट्र राज्य मतलब एक राष्ट्र का राज्य जिसमें उसके अधिकांश नागरिक उस यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस राज्य के अधिकांश नागरिक मैक्सिमम जो लोग हैं, और न केवल उसके शासक, जो शासक हैं वो ही केवल नहीं, सामान्य पहचान और साझा इतिहास या वंश की भावना विकसित करते हैं। यह सामान्यता अनादिकाल से विद्यमान नहीं थी, यह पहले से ही विद्यमान नहीं थी, इसको बनाया गया है लोगों के द्वारा, शासक के द्वारा, बल्कि यह संघर्षों, नेताओं और आम लोगों के कार्य के माध्यम से बना था। आगे कह रहा है 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसा शक्ति के रूप में उभरा। कौन सी सदी? 19वीं। थोड़ा ध्यान रखेंगे। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसा शक्ति के रूप में उभरा जिससे यूरोप की राजनीति और मानसिक दुनिया में व्यापक परिवर्तन लाए। जो यूरोप है 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद में एक ऐसे शक्ति के रूप में उभरा, अपने आप को मॉडिफाई किया, जिससे यूरोप की जो राजनीतिक और मानसिक दुनिया में व्यापक परिवर्तन आए हैं, उन्हीं की वजह से हैं, जो 19वीं सदी के दौरान चेंजेज हुए हैं। इन परिवर्तनों का अंतिम परिणाम यूरोप के बहुराष्ट्रीय राजवंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज का उदय था। उसी बहुराष्ट्रीय राजवंश के हिसाब से स्थान पर ये राष्ट्र राज का उदय हुआ है यूरोप में। नेक्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय एक शॉर्ट नोट है जो कि आपको लर्न करने में दिक्कत नहीं होगी। आप साथ में कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठा करें जब आप पढ़ा करें, क्योंकि यहाँ का पूरा पीपीटी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। पर ज़रूरी है कि अपने हिसाब से नोट्स को बनाना, ताकि हमारे दिमाग में फिट रहे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पूरा हम लर्न नहीं कर सकते ना पीपीटी देख के। अभी एक पीपीटी है, कल एक और होगा, परसों एक और होगा, ऐसे बढ़ते जाएगा ना। इतनी जल्दी तो क्लास ख़त्म नहीं होने वाला है, और क्लासेस बहुत लंबा नहीं रहेगा, जैसे 3 घंटे 4 घंटे का नहीं रहेगा, 1 घंटे का रहेगा मैक्सिमम, ताकि आप उस चीज़ को पचा पाएँ और उस चीज़ को दिमाग में रख पाएँ। तो इसलिए आपको सबसे पहले कॉपी लेके बैठना है, कॉपी और पेन। ये मान लीजिए एक पेज है, इसमें एक पेज में 5-6 लाइन अगर लिखा है तो आपके शॉर्ट नोट के हिसाब से वो 2 से 3 लाइन में होना चाहिए। वो ऐसी पॉइंट्स आप लिखेंगे जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करें। अब ये आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड निर्भर करता है कि आप कैसा पढ़ रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं, कैसा नोट्स बना रहे हैं।
यहाँ से तो आपको पूरी पीपीटी मिल जाएगी। मैं कोशिश करूँगी कि आपको पूरी अच्छी तरह से समझा पाऊँ, अच्छे से क्लास को दे पाऊँ। ज़्यादा बोलते हुए बात ना करते हुए शुरू करते हैं अपना क्लास। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्या था? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसके पहले वाले पॉइंट में क्या पढ़ा? 19वीं सदी के दौरान यूरोप में राष्ट्रवाद का एक ऐसा शक्ति बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में प्रबल परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंत तक यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशानुगत साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्र का उदय हुआ। सेम अभी जो मैंने बताया कि 19वीं सदी के दौरान जो यूरोप में परिवर्तन हुए, उसी की वजह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। सदी आप लोग याद रखेंगे। देखिए ये इमेज है 1848 में बनाया गया चित्र। कब बनाया गया है? 1848 में ये चित्र बनाया गया था। किसके द्वारा? प्रसिद्ध कलाकार, फ्रांस के प्रसिद्ध कलाकार। कहाँ के? फ्रांस के फ्रेडरिक सारियो के द्वारा ये चित्र बनाया गया था। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। हमारा अगला टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। 1989 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई। 1789 ईस्वी में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसकी समस्त भूभाग पर एक निरंकुश शासक का अधिकार था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के संबंध में स्थानांतरित हो गया। क्रांति ने यह घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वही उनकी नियति निर्धारित करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार जो था, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और राष्ट्र का जो विचार था, उसमें क्या डिसाइड किया गया? वो डिसाइड किया गया 1989 में कि फ्रांसीसी क्रांति के साथ राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति जो हुई थी वो 1789 ईस्वी में फ्रांस के एक राज्य था। फ्रांस का एक राज्य था जहाँ पे ये हुआ था फ्रांसीसी क्रांति के साथ राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति, जिसकी समस्त भूभाग पर एक निरंकुश शासक था। समस्त जो एरिया था वहाँ पे एक निरंकुश शासक का अधिकार था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन हुए, जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उससे जो संवैधानिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए, उससे क्या किया गया था? प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के संबंध में स्थानांतरित हो गया। क्रांति में जो घोषणा हुई थी, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसमें यह बताया गया, यह कहा गया कि अब निरंकुश राज शासक का अधिकार नहीं बल्कि लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। लोग जो होंगे, इसमें कोई एक प्रॉपर राजा नहीं होगा, मतलब कि एक लोग के हिसाब से सारी चीज़ें गठित नहीं होगी। अब जो होगा वो लोगों द्वारा गठन होगा, लोग ही इसकी नियति का निर्धारण करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्र का जो विचार था, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का जो विचार बना फ्रांसीसी क्रांति के बाद वो ये बना कि अब किसी निरंकुश राजा का शासक, कोई निरंकुश राजा जो होगा शासक नहीं होगा, उसका अधिकार हमारे पास नहीं होगा, हमारे पर नहीं होगा। अब जो चीज़ों का गठन होगा वो लोगों द्वारा होगा और लोग ही उस चीज़ की नियति का निर्धारण करेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति की राजनीतिक कारण। फ्रांस की राज्य क्रांति के राजनीतिक कारण। अब इसमें निरंकुश राजतंत्र है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपको बहुत सारा मिलेगा पॉइंट निरंकुश से रिलेटेड। जो बुर्बो शासक होते थे
उनके विषय में कहा जाता है कि वो जो होते थे ना, वो नई बातें तो सीखते नहीं थे और पुरानी बातें भूलते भी नहीं थे। यानी कि वो नई चीज़ों को सीखना भी नहीं चाहते थे, पुरानी बातों को भूलना भी नहीं चाहते थे। वो जैसे थे वैसे रहना चाहते थे। कौन शासक? बुर्बो शासक। 14वां काफ़ी दम्भी, यहाँ पे दम्भी नहीं दंगी है। लुई 14वां काफ़ी दंगी और लड़ाकू प्रवृत्ति का था। लुई कौन था? लुई एक इंसान का नाम है। लुई जो था 14वां काफ़ी दंगी और लड़ाकू प्रवृत्ति का था। वह कहा करता था कि वही राज्य है। लो, इनका कहना था कि यही राज्य है। उसने विशाल अस्थायी सेवा का गठन किया। सामान तो कठोरतापूर्वक दबाया गया। उन्हें प्रशासनिक अधिकारों से वंचित किया तथा प्रशासन तंत्र का पूर्णतया केंद्रीकरण किया। परिणाम तक राजतंत्र प्रशासक का मुख्य स्रोत हो गया, जो कानून बन सकता था, किसी भी प्रकार का कर लगा सकता था, युद्ध की घोषणा कर सकता था और महत्वपूर्ण अभियोगों का स्वयं निर्णय कर सकता था। जो लुई था ना, वो अपने आप को ही सब कुछ मानता था। उसका कहना था कि मैं ही राष्ट्र हूँ, मैं जो कहूँगा वही होगा। वो किसी भी कानून को बनाता था या फिर किसी भी प्रकार का कर लगाता था। जो गरीब थे चाहे सामान्य लोगों पे भी, किसी के ऊपर वो कैसा भी कर लगा सकता था, कानून बना सकता था, युद्ध की घोषणा कर सकता था। यहाँ तक वो अपने आप को सक्षम मानता और महत्वपूर्ण अभियोगों का स्वयं निर्णय भी कर सकता था। जो कुछ भी हो इम्पॉर्टेंट है तो वो उसका अभियोग है तो उसका वो निर्णय भी कर लेगा। मतलब कोई बात है उसका डिसीजन लेना है तो वो खुद लेगा, किसी से पूछना नहीं है, किसी से कोई बात नहीं करना, मैं ही राजा हूँ, मैं ही मंत्री हूँ, इस टाइप का। लुई 15 वह अयोग्य था और वह अपने दादा के दिए हुए उपदेश को शीघ्र भूल गया और यूरोपीय युद्ध में शामिल हुआ। अपने दादा से जो इसने प्रॉमिस किया था वो भी भूल गया, उपदेश था उनका वो भी भूल गया, क्योंकि इसको युद्ध ही करना था। जो भी इंसान खुद को स्वयं में ही सब कुछ मानने लगेगा ना, तो उसका तो काल वहीं से शुरू है और उसका अंत भी वहीं से शुरू है। तो यही हाल था लुई का, जो कि अपने दादा के उपदेश को जल्दी से भूल गया और जो यूरोपीय युद्ध था उसमें शामिल हुआ, जिससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति और बिगड़ी। जो युद्ध में शामिल हुआ लुई, फ्रांस के युद्ध में, यूरोप के जब युद्ध में वो शामिल हुआ ना, तो उसके बाद जो फ्रांस की आर्थिक स्थिति थी वो बिगड़ी, बहुत बिगड़ गई। बिना तैयारी के वह अंग्रेज़ों से लड़ा। मरने से पहले, मैंने कहा ना, देखो यहीं पे इसका अंत है। अपने दादा की बात मान लिया होता तो सब कुछ सही रहता। अब ये लड़ा, उसके बाद आर्थिक स्थिति भी बिगड़ी। उसके बाद जब वो अंग्रेज़ से लड़ने के बाद जो उसका मरने के पहले का समय था, किसका? लुई का। लुई 15वां ने कहा था कि उसके बाद प्रलय होगी, क्योंकि वह अच्छी तरह समझ गया था कि उसने फ्रांस की परेशानियों को बढ़ाया है। काम तो बिगाड़ दिए थे लुई सर तो काम बिगाड़ दिए थे ना। तो अब तो उनको तो पता ही था कि अब अच्छी चीज़ें नहीं होने वाली हैं। वो क्या करता था? वो स्वयं को क्या मानता था? स्वयं को राजा, स्वयं को मंत्री ही मानता था। वो किसी पर कोई कानून बना देता था, किसी पर कोई भी कर लगा देता था, कभी भी युद्ध की घोषणा कर देता था। इसी के चलते जो अब उसके अंदर जो घमंड आई, उसके चलते वो अपने बाबा यानी कि दादा के जो उपदेश थे उसको भूल गया और क्या किया? यूरोप के युद्ध में शामिल हुआ। उसके बाद फ्रांस की आर्थिक स्थिति जो वो बिगड़ गई। स्थिति बिगड़ने के बाद जब वो अंग्रेज़ों से
मरने के कगार पे आ गया, उसको मारा जाने लगा, वो मरने के कगार पे जब आ गया तो लुई 15वां ने कहा कि जब वो मर जाएगा ना तो एक प्रलय होगा, बहुत बड़ा प्रलय होगा, क्योंकि उसको पता था कि वो जो है वो फ्रांस की परेशानी को बढ़ाया है, तो उसके बाद तो रिजल्ट तो वही मिलना था ना। जब किसी की परेशानी को बढ़ाओगे तो रिजल्ट क्या अच्छी मिलेगी? नहीं, उसका रिजल्ट भी बेकार ही होगा। तो उसको पता था, तो वो मरते मरते बोल गया कि मेरे मरने के बाद प्रलय होगा। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं और हमारा सेकंड पॉइंट है अयोग्य राजा। अयोग्य राजा लुई 15वें के पश्चात गद्दी पर बैठने वाला लुई 16वां भी एक अयोग्य शासक था। देखिए पहले क्या होता था, राजा है, उसका बेटा है, वो राजा हो गया, उसका बेटा है, वो राजा हो गया, तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी। तो लुई 14, लुई 15, अब आ गए लुई 16। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा कि किस लुई की बात की जा रही है। लुई 15 कौन था, लुई 16 कौन था? अयोग्य राजा। लुई 15 के पश्चात, लुई जो 15वां था उसके पश्चात गद्दी पर बैठने वाला कौन आया? लुई 16वां। ये भी एक अयोग्य शासक था, कि मतलब योग्य नहीं था, लेकिन वो राजा था, राजा के खानदान का था, इसलिए वो राजा हुआ। इसमें इच्छा शक्ति और निर्णय क्षमता का सर्वार्थ अभाव था। इच्छा शक्ति और निर्णय क्षमता मतलब कि किसी चीज़ का डिसीज़न लेना, उसके में ये सब चीज़ें नहीं थी, वो राजा के लायक नहीं था। गाड़ी पर बैठने के बाद उसने कहा था कि लगता है कि ब्रह्मांड उस पर गिर रहा है। यहाँ उस नहीं है, उस पर है, उसे नहीं है, उस पर है। उस जो वो गाड़ी पे बैठ रहा था तो बोल रहा है कि लगता है कि ब्रह्मांड उस पर, मतलब मेरे पे गिर रहा है, और उसके पूर्वजों ने उसे कुछ नहीं सिखाया है। तो ऐसे ही होता है ना, जब आप किसी चीज़ को बचपन से नहीं देखते हैं ना, अचानक से आपके ऊपर जब पड़ता है तो वो थोड़ा सा दिक्कत करता है। ऐसे ही ये बेचारा लुई 16वां था, जो कि राजा की गद्दी पे बैठ तो गया, लेकिन वो निर्णय क्षमता निर्णय क्षमता नहीं था उसके अंदर। जब वो गाड़ी पे बैठने के बाद वो सोच रहा था, वो बोल रहा है कि जैसे मानो कि मेरे ऊपर ब्रह्मांड गिर रहा है और मेरे पूर्वज ने मुझे कुछ नहीं सिखाया है। लुई 16वें को विलासी कहना अनुचित होगा, लुई 16वें को विलासी कहना अनुचित होगा, लेकिन वह सुस्त और मूर्ख आवश्यक था। सुस्त भी था और मूर्ख भी था, कुछ सीखा भी नहीं था, लेकिन राजा भी था। वह अपने महल की खिड़की से शिकार खेलने और जलाशय की मरम्मत कराने जैसे निरर्थक कार्यों में मनोरंजन ढूंढता था। क्या करता था? वो राजा था, लेकिन वो क्या करता था? महल की जो खिड़की थी उससे शिकार खेलने और जलाशय की मरम्मत कराने जैसे बेकार से कार्यों में मनोरंजन ढूंढता था। राज्य की समस्याओं में उसकी कोई रुचि नहीं थी और ना इसके लिए वह प्रयास करता था। राजा है, लेकिन उसके में दिमाग नहीं है। वो राजा के साथ साथ, निरंकुश राजा के साथ साथ मूर्ख इंसान भी था, क्योंकि वो मतलब एक राजा ऐसा होना चाहिए जो अपनी प्रजा को समझे, अपनी प्रजा की बातों पे ध्यान दे, गौर करे, उसमें क्या दिक्कत है, क्या करना है, आगे क्या बढ़ाना है, उस पर ध्यान दे, ना कि महल की खिड़कियों के रास्ते शिकार करे और जलाशय का निर्माण मरम्मत कराए। ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसमें मजे मतलब मनोरंजन ढूंढे। उसको जो था, लुई 16वें को जो राज्य की समस्या थी ना, उसमें उसको कोई मन नहीं लगता था, कोई रुचि ही नहीं थी, इसलिए वो कभी प्रयास भी नहीं करता था। किसी भी काम को करने के लिए रुचि होनी चाहिए ना, हमारा मन होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, अन्यथा वो काम
सही से नहीं होगा। थर्ड टॉपिक है, स्क्रीन बड़ा हो गया, यस, थर्ड टॉपिक है मेरी एंटवेनेट। मेरी एंटवेनेट कौन थी? तो हम लोग जानते हैं पहले कि मेरी एंटवेनेट कहाँ की थी, कौन थी, किसकी लड़की थी। तो ये जो थी ना, ये नेटली 16वें की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? नेटली 16वें की पत्नी थी। और पुत्री किसकी थी? ऑस्ट्रिया की महारानी मारिया टेरेसा की पुत्री थी और सम्राट जोसेफ द्वितीय की सगी बहन थी। यदि रानी सिंगर और दिखावा में व्यस्त रहती तो संभवतः ली 16वें की परेशानी इतनी नहीं बढ़ती, परंतु वह राजनीति में हस्तक्षेप करती थी। यानी कि वो किसी और काम में व्यस्त रहती, जैसे कि सिंगर और किसी चीज़ का दिखावा करने में बिजी रहती, तो शायद ली 16वें की परेशानी या फिर गुस्सा नहीं आती। लेकिन वो क्या करती थी? राजनीति में हस्तक्षेप करती थी और अपने चापलूसों का कार्य राजा से करवाती थी। अपने चापलूसों का, चापलूस पता है ना किसको कहते हैं? चुगलखोर। चापलूसों का काम राजा से करवाती थी। एंटवेनेट की राजकुमारी होने के नाते वह निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करती थी। इसके अलावा ऑस्ट्रिया और फ्रांस में पुरानी शत्रुता थी, यानी कि दुश्मनी थी। किसके किसके अंदर? ऑस्ट्रिया और फ्रांस में पुरानी दुश्मनी थी। इसके कारण फ्रांसीसी उसे विदेशी और घृणित ऑस्ट्रियन कहते थे। किसको? मेरी एंटवेनेट को, क्योंकि फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच दुश्मनी चल रही थी, जिसके वजह से वहाँ के लोग उसे विदेशी और घृणित ऑस्ट्रियन भी कहते थे। अब देखिए, इसी हमारा जो टॉपिक था इसमें कई सारे पॉइंट थे, जैसे फ्रांस की राज्य क्रांति के राजनीतिक कारण कौन कौन से। इसमें कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कि निरंकुश राजतंत्र और अयोग्य राजा, मेरी एंटवेनेट और राजकीय अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्ट नौकरशाही तथा अभिव्यक्त स्वतंत्रता का अभाव। ये सारे पॉइंट थे जिसकी वजह से क्या दिक्कतें थी, जो फ्रांस की राज्य क्रांति के राजनीतिक कारण बने। वो कौन कौन से थे? निरंकुश, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। निरंकुश राजतंत्र, और क्या था? अयोग्य राजा, मेरी एंटवेनेट, और राजकीय अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्ट नौकरशाही तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अभाव। आज की क्लास को यहीं पे बंद करते हैं, क्योंकि आज फर्स्ट डे है तो आराम से चलेंगे। डोंट वरी, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की मेरी जिम्मेदारी है। और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।